हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने अपना मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास चैप्टर फिनिश किया, कोलिजन मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास। सो अभी उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख के फिर हम आगे आज अपना नया चैप्टर वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M विद अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K। ठीक है, तो ये स्मॉल m मास एंड कैपिटल M मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है, स्प्रिंग आपकी मासलेस है, केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये जो सरफेस आपको दिखाई गई है दिस इज स्मूथ। ठीक है, ये फ्रिक्शन यहाँ पर हमको नेग्लेक्ट करना है। इनिशियली द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट एंड स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। ठीक है, तो आपकी जो इनिशियल पोजीशन है इनकी, ये अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में है, मतलब और सारे कंपोनेंट्स कैसे हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में। व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द मास M। ठीक है, तो ये जो मास M है इस पर एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट फोर्स F जो है ये कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से आप इधर से सपोज एक पुलिंग फोर्स आपका जो कैपिटल M ब्लॉक है इस पर पुलिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। देखिए, ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन बस यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ा सा क्या होता है, अगर हम इसको नॉर्मल अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करें। ठीक है, अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में आप अभी तक ऐसे सॉल्व करते थे, जो भी ब्लॉक्स इन्वॉल्व हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं, उनका क्या करते थे आप, अलग अलग FBD बना लेते थे, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, और फिर फोर्सेस के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इज इक्वल नेट एक्सटर्नल फोर्स हर बॉडी पे क्या रख देते थे आप, M/A अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ की, और फिर वहां से आप क्या निकालते थे, इसका वहां से आप निकालते थे बेसिकली जो भी यहाँ पर F-KX और एक्सटेंशन होगा। लेकिन यहाँ पर हमसे मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको समझना होगा कि जब आप इस ब्लॉक को इधर पुल कर रहे हैं, ठीक है, जब आप ब्लॉक को आप इस तरफ पुल कर रहे हैं तो ब्लॉक को इस तरफ पुल करने में क्या प्रॉब्लम होगा, ये ब्लॉक तो चलिए आप क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, तो ये तो आपका इस डायरेक्शन में जाता जाएगा जैसे जैसे मोशन होगा। लेकिन इस ब्लॉक के साथ क्या होगा, क्योंकि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ब्लॉक ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, ये ब्लॉक क्या होगा, ऑसिलेट करता रहेगा। इस ब्लॉक का क्या होगा, मोशन थोड़ा सा, इस ब्लॉक का मोशन आपका ऑसिलेटिंग होगा। तो अब देखिए, अब आप क्या होगा, ये टाइम के साथ कभी इधर आएगा कभी इधर जाएगा। एक पॉइंट होगा जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन पे होगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है, सी फ्रेम में जाके इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि सी फ्रेम में हमने क्या पढ़ा है, सी फ्रेम में कभी भी क्या होता है, सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो जीरो होता है। ठीक है, सी फ्रेम में क्या होता है, सिस्टम का मोमेंटम जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं मेथोडिकली, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर अलग अलग इसको अलग अलग बॉडी लेंगे तो देखिए इसका मोशन कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसके लिए हम अब अपना सिस्टम डिफाइन करेंगे, और सिस्टम हमारा क्या है, सिस्टम हमारा है ये दोनों मासेस प्लस स्प्रिंग। सिस्टम हमारा क्या है, दोनों मासेस प्लस स्प्रिंग। ठीक है, तो अब देखिए इस सिस्टम पे, अगर ये जो मैंने सिस्टम बनाया हुआ है, सिस्टम बाउंड्री है रेड कलर से। ठीक है, अब इस सिस्टम पे देखिए क्या हो रहा है, इस सिस्टम पे आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कोई F। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली
हमने क्या पढ़ा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखिए यहाँ पर मास ऑफ द सिस्टम क्या है? तो सिस्टम में ये स्प्रिंग तो मासलेस है, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, और नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है आपका? ये जो कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम, ठीक है, इनटू ए सेंटर ऑफ मास। तो यहां से हमारा ए सेंटर ऑफ मास क्या आ जाता है? एफ अपॉन एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या आ जाता है? एफ अपॉन नेट एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का हमारा क्या आ जाता है? एफ अपॉन एम प्लस एम, राइट। अब यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाता हूं, पहले तो मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्यों जा रहा हूं? देखिए सिस्टम मैंने इसको पूरा मान लिया है, सिस्टम इसको मान लिया है, ठीक है, लेकिन मुझसे पूछा है मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, तो वो तो इसके अंदर ही मिलेगा। ठीक है, हर एक ब्लॉक को अलग अलग एफबीटी मान के अगर हम सॉल्व करने गए तो क्या होता है? यहाँ पर इसका मोशन कॉम्प्लिकेटेड है, ये क्या, ये आपका मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहा है बल्कि ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? बेसिकली हमको मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करना है, तो हम सी फ्रेम में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं सी फ्रेम में जाता हूं तो सी फ्रेम अब मेरा कैसा हो गया? इनर्शियल फ्रेम नहीं रहा। ठीक है, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने बताया था, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोई भी, तो क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? बेसिकली मैंने बताया था कि हमको एक स्यूडो फोर्स लगाना होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सपोज नॉन इनर्शियल फ्रेम, पहले इसको थोड़ा सा इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है? ठीक है, सपोज ही कोई ये कोई बाइसाइकिल है, राइट, ठीक है, ये आपकी कोई बाइसाइकिल है। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी। अब देखिए अब सपोज इसके बगल से अगर ये सपोज कोई कार गुजरती है, ठीक है, और इसका कुछ अपना एक्सीलरेशन था, सपोज ए नॉट। ठीक है, कार गुजरती है और इसका कुछ एक्सीलरेशन था ए नॉट, और ये जो था इसकी वेलोसिटी कैसी थी? कांस्टेंट थी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करता हूं, मतलब जो पर्सन कार में बैठा होगा, अगर मैं कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता हूं तो क्या होगा? कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कार क्या हो जाती है? रेस्ट पे, और इसका एक्सीलरेशन हम क्या कर देंगे? इसको दे देंगे। ठीक है, बट देखिए इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बाइसाइकिल पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। स्टिल कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो रहा है? बाइसाइकिल की स्पीड कम होती जा रही है। कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाइसाइकिल की स्पीड कम होती जा रही है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सीलरेशन इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम आएंगे तो बाइसाइकिल को इस तरफ देंगे, तो अकॉर्डिंगली ये जो ए नॉट होगा बाइसाइकिल के लिए क्या है? इसकी डेसिलरेशन का काम करेगा, राइट। लेकिन फेलियर कहां होता है? न्यूटन्स लॉ एज इट इज वैलिड नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स एब्सेंट है। ठीक है, फिर भी इस बाइसाइकिल का डेसिलरेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए और हमको न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ को वैलिड होना चाहिए, राइट। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम जाएंगे
तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि बाइसाइकिल पर कोई एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। स्यूडो फोर्स क्या होता है? स्यूडो फोर्स होता है आपका, स्यूडो मीन्स बेसिकली जो कि रियल नहीं है, नॉन रियल, ठीक है। मतलब एक्चुअली बाइसाइकिल पे कोई रियल फोर्स नहीं लग रहा है, नॉन रियल फोर्स। ये स्यूडो फोर्स हम अपनी तरफ से मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम में हैं। तो हमको पता है कि बाइसाइकिल एक्सेलरेशन अगर इस तरफ मिल रहा है तो ऑब्वियसली बाइसाइकिल पर इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? ma0। बाइसाइकिल पर इस तरफ लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? ma0। और यही हमारा क्या होगा? स्यूडो फोर्स। यही हमारा क्या होगा? fp मतलब स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो अब यहां से आप समझते हैं कि अगर देखिए, अगर मैं देखूं तो a0 इस तरफ था, बेसिकली a0 इस तरफ था, लेकिन अगर मुझे कभी भी रेफरेंस फ्रेम में, किसके रेफरेंस फ्रेम में? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जाके सॉल्व करना होगा, तो हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में जाके जिस भी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस भी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर एक स्यूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो स्यूडो फोर्स क्या होगा? स्यूडो फोर्स होगा -m इंटू a0, जहां m क्या होगा? m उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास होगा। और a0 क्या होगा? a0 होगा आपका जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे यहां पर कार, तो उस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एक्सीलरेशन होगा a0, ठीक है। तो a0 क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन, और ये फोर्स हम अपनी तरफ से इस बॉडी को दे देंगे, ठीक है, जिस भी बॉडी का मोशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो अब जब हम देखिए, अब जब हम अर्थ पे या किसी भी इनर्शियल फ्रेम में जब हम एनालिसिस करते हैं किसी बॉडी के मोशन की, तो हम क्या करते हैं? फोर्सेस, जो रियल फोर्सेस होते हैं, सिर्फ वो दिखाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। बट अब यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस बाइसाइकिल का, तो अगर इस पर कोई रियल फोर्सेस लग रहे होते तो वो तो दिखाते ही साथ, और साथ ही साथ क्या करता? एक -ma0 स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जरूर दे देता। अपोजिट डायरेक्शन किसके? देखिए, स्यूडो फोर्स हमेशा -ma0 होगा। माइनस का मतलब a0 जो है, जो एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सीलरेशन है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। और ये स्यूडो फोर्स लगेगा किस पे? उस बॉडी पे जिस बॉडी का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे क्वेश्चन में हम कैसे इसको यूज करेंगे वो देखिए, आप इसी क्वेश्चन से समझ पाएंगे, राइट। तो अब देखिए, जब हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या आ गया? F/m+m, ठीक है। तो अब देखिए, ऑब्वियसली नेट फोर्स अगर इस तरफ है तो नेट एक्सीलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का आएगा वो भी इस तरफ आएगा, ठीक है। ACM जो है वो भी इस तरफ आएगा, राइट। अब जो नेक्स्ट मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूं, जो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो अब देखिए, सेंटर ऑफ मास पे जब आप बैठ के देखेंगे तो देखिए क्या होगा? ये स्मॉल है और ये आपका कैपिटल है। जब आप सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में आप देखेंगे तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे आ जाएगा, और बाकी ये दोनों बॉडीज को ऊपर, अब इनका जब हम FBD बनाएंगे तो सपोज अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में कैपिटल M का FBD दिया, कैपिटल M का, तो देखिए कैपिटल M पर एक रियल फोर्स लग रहा था, कैपिटल F इस तरफ, कैपिटल M पर एक रियल फोर्स लग रहा था, कैपिटल F इस तरफ, तो वो तो दिखाएंगे, साथ में एक स्यूडो फोर्स दिखाएंगे, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा? जो कि होगा आपका कैपिटल M इंटू ACM, कैपिटल M इंटू ACM, ठीक है। ये किसके रेफरेंस फ्रेम में मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया? ये फ्री बॉडी डायग्राम कैपिटल M का मैंने रेफरेंस फ्रेम क्या लिया है? सेंटर ऑफ मास, ठीक है। स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं देखूं तो देखिए, स्मॉल m पर
कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने का, ठीक है। तो अब देखिए इस पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये MA नॉट, MA नॉट यहाँ पर MA सेंटर ऑफ मास लग जाएगा, राइट। तो अगर अब मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स लिखूं दोनों पर, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नेट एक्सटर्नल फोर्स, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो अगर मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स, सपोज स्मॉल m पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो मैं F2 दे रहा हूं, ठीक है, नेम इट F2। तो ये F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा MACM के बराबर, राइट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, तो ये आपका F2 लग जाएगा। ये मैं किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका F2 लग जाएगा और F2 की वैल्यू क्या होगी, MACM। ACM क्या है, F/m+m। तो वैल्यू पुट करिए तो यहां से देखिए F2 क्या आ जाएगा, MF/m प्लस कैपिटल M, ठीक है। और अगर मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल M पे देखूं तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल M, अब देखिए ऑब्वियसली मोशन किस तरफ हो रहा है, मोशन तो इस तरफ हो रहा है, ठीक है। अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने देखा है मोशन इस तरफ हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आया तो ये जो स्यूडो फोर्स है इससे ज्यादा ही होगा कैपिटल F, ठीक है। तो देखिए जो नेट फोर्स F1 सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैपिटल M ब्लॉक पे आया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F-M ACM, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिए क्या आ जाता है, F-MF अपॉन M+M, ठीक है, F-MF अपॉन M+M, राइट। तो ये देखिए जी क्या हो जाता है, ये आएगा, अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये F1 और F2 हमारे कैसे आ गए, इक्वल आ गए। F1 और F2 हमारे कैसे आ गए, इक्वल आ गए, लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ये नेट फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ गया, लेकिन क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखिए ये F1 और F2 क्या है, F1 और F2 नेट फोर्स है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो देखिए इनकी वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट आना ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम जाएंगे तो नेट चेंज इन मोमेंटम, सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होगा, ठीक है। तो इसीलिए F1 एंड F2 क्या है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं, राइट। अब देखिए, अब आपको यहां पर क्लियर है कि जब आपका ये दोनों जब आपकी ये दोनों मासेस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने स्यूडो फोर्स ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। तो जो भी आंसर आएगा वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी आपको दिख रहा है उसी हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। तो आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों मासेस क्या हैं, इन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, इन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है। अब देखिए एक मूवमेंट आएगा जब ये क्या होगा, जब ये इसकी वेलोसिटी जो इस तरफ होगी, ठीक है, नेट वेलोसिटी जो मास की होगी दोनों मासेस की, वो क्या हो जाएंगी, एक समय पे, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये मास क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, इंस्टेंटेनियसली ये दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, राइट। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग का उसी मूवमेंट पे होगा जिस मूवमेंट पे क्या होगा, ये दोनों रेस्ट पे इंस्टेंटेनियसली उस समय रेस्ट पे आ चुके होंगे,
ठीक है, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वही इनकी दोनों की वेलोसिटी हो जाएगी अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तभी तो ऑब्वियसली तभी दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 0 होगी, राइट? तो ये वो पोजीशन होगी और उस पॉइंट उस इंस्टेंट पे क्या होगा? जो आपका एक्सटेंशन होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है? उस मोमेंट पे आपका जो एक्सटेंशन होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, राइट? अब सपोज इस इंस्टेंट पे जो ये एंड है, इस इंस्टेंट पे, किस इंस्टेंट पे? जब यहां पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दोनों इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ चुके होंगे, राइट? तो उस समय ये मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो सपोज उस समय इस एंड पे जो एक्सटेंशन हुआ है वो x1 है और इस एंड पे जो एक्सटेंशन हुआ है वो x2 है, ठीक है? सॉरी, नाम सेम रखिए, f1 इस तरफ रखा है तो ये x1 है और इस एंड पे जो एक्सटेंशन हुआ है सपोज वो x2 है, ठीक है? तो देखिए जो वर्क डन आएगा, ये एक्चुअली देखिए इस पर फोर्स लग रहा है F2 इधर, इस पर फोर्स लग रहा है F1 इधर, ठीक है? तो ये वाला एंड जो स्प्रिंग का है वो इस मूवमेंट पे x1 स्ट्रेच हो गया और ये x2 स्ट्रेच हो गया, ठीक है? तो अब ऑब्वियसली जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इस समय दोनों मासेस की वेलोसिटी सी फ्रेम में क्या हो गई है? 0, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ गए हैं। तो अब देखिए यही मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा x1 प्लस x2, तो यही हमको फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो टोटल वर्क हुआ है आपका, ठीक है, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, ये हमारा क्या आ गया है? mf अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल, ठीक है? अब क्या मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मुझे निकालना है x1 प्लस x2, ठीक है? तो अब देखिए टोटल वर्क इस समय इस मूवमेंट पे वर्क डन बाई F2 क्या होगा? वर्क डन बाई F2 होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। वर्क अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बट इतना तो पता ही है कि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? तो देखिए x2 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? तो देखिए वर्क अगर मैं निकालता हूं तो वर्क क्या हो जाएगा? F2 x2 प्लस टोटल वर्क जो किया गया है इस समय इस सिस्टम पे वो क्या हो जाएगा? F2 x2 प्लस F1 x1, F2 x2 प्लस F1 x1, ठीक है? तो अब यहां पर देखिए ये वर्क, एक्चुअली वर्क क्या होता है? वर्क किस में कन्वर्ट होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है? तो वर्क जो भी किया जाता है किसी सिस्टम पे वो उस सिस्टम की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सिस्टम में क्या क्या एनर्जी हो सकती है? देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल एम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ कैपिटल एम। लेकिन जब मैक्सिमम स्ट्रेच होगी स्प्रिंग तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? सी फ्रेम में 0, ठीक है? तो ये दोनों रेस्ट पे होंगे, तो नेट जो टोटल वर्क हुआ है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो अब मैं अगर वैल्यू पुट कर देता हूं, सपोज मैं बस यहां पर क्या लिख रहा हूं? F1 और F2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, राइट? तो देखिए मैग्नीट्यूड यहां पर सिर्फ रखना है, ठीक है? तो F2 एंड F1 आर सेम, आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बेसिकली हमको इक्वेशन मिल जाती है F2 x2 प्लस F1 x1 इज इक्वल टू हाफ k और एक्सटेंशन इस समय कितना है? x1 प्लस x2, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, यही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग होगी, ठीक है? F2 और F1 क्या है? सेम है, तो मैं कॉमन ले ले रहा हूं इनके मैग्नीट्यूड को, x2 प्लस x1 अंदर बचेगा, ठीक है? बाहर आपका F2 या F1 क्योंकि दोनों सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? mf अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, mf अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है?
अब देखिए यहाँ से सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x1 प्लस x2, तो ये x1 प्लस x2 यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2mf अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल, ठीक है, 2mf अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल। ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इतना इजीली सॉल्व होता है। अदरवाइज ये क्या है, अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका मोशन क्या है, ऑसिलेटिंग है, राइट। तो फिर उस समय क्या है, एक्सटेंशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए काम करना उसमें क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में आने में क्या फायदा होता है कि हमको पता है कि नेट जो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो सिस्टम का मोमेंटम जीरो होने पर क्या हो जाएगा, हमको बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडीज इक्विलिब्रियम पे होंगी, राइट, सिस्टम पूरा, नॉट बॉडीज, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली उसमें वर्कआउट, उसमें आपका जो होता है क्या, सॉल्यूशन इजी हो जाता है, राइट। उस फ्रेम में, जिस फ्रेम में आपका चीजें अगर थोड़ा इक्विलिब्रियम में आ रही हैं तो उसमें आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन इजी हो जाता है। देखिए हमने क्या करा, हमने सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आके दोनों तरफ नेट फोर्स निकाल लिया। क्या लग रहा है, नेट फोर्स निकालने के बाद क्या होगा, नेट फोर्स निकालने के बाद देखिए अब ये किसी भी इंस्टेंट पे जब इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस इंस्टेंट पे क्या होगा, दोनों मासेस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों मासेस की वेलोसिटी सी फ्रेम में जीरो हो जाएगी, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाएंगे उसी समय, क्योंकि दोनों उल्टी तरफ खींच रहे हैं, राइट। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम उस मोमेंट पे क्या होंगे, ये रेस्ट पे आ जाएंगे, राइट। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक हुआ है सही, ये के मैंने पुट करना भूल गया हूँ, 2mf अपॉन के इंटू जो इक्वेशन हमारी बनी थी वो क्या बनी थी, mf अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू सॉरी इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में ये इक्वेशन बनी थी, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये k भी इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये k इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन में k नहीं लिखा है, तो ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा, राइट। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग एंटर कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। देखिए वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्या है, ऑल द क्वांटिटीज आर स्केलर, सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। सो वर्क एनर्जी पावर में क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट कि हम देखिए अभी तक हम क्या करते थे, हम लोग फोर्सेस और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। तो कभी 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 क्या होता है, इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कि न्यूटन्स लॉज ऑफ, क्योंकि ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज सारी की सारी इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं देखिए आपका सिंपल स्लोप लेता हूँ, ठीक है, तो सिंपल स्लोप लेता हूँ और ये बॉडी सपोज स्लाइड कर रही है, ठीक है, ये बॉडी सपोज स्लाइड कर रही है और इसके मोशन की एनालिसिस करनी है हमको। तो देखिए ये तो इजी हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पर स्लोप कैसा है, कांस्टेंट स्लोप है, तो अकॉर्डिंगली एक्सीलरेशन भी हमको कैसा मिल जाता है, कांस्टेंट। तो हमको क्या होता है बेसिकली, सिंपली हम कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन के लिए क्या है, थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज करके हम कुछ भी बता सकते हैं यहाँ पर, राइट। और एक्सीलरेशन हमको कहाँ से मिलेगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। लेकिन अगर हमारे पास स्लोप सपोज थोड़ा इस टाइप से, कुछ इस टाइप का स्लोप है, तो देखिए क्या है, ये स्लोप आपका, ये स्लोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये स्लोप हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि स्लोप चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो फिर कभी डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली अप्लाई होगी तो आपको इजी हो जाता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, फिर इसको हम लोग डील करते हैं कैसे, वर्क एनर्जी सिस्टम से, ठीक है। वर्क एनर्जी सिस्टम बेसिकली, अब देखिए यहाँ पर चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज इन एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज होगी, या फिर तो अकॉर्डिंगली आप उससे क्या बता सकते हैं, अगर पार्टिकल की किसी स्टेप पे वेलोसिटी पूछी है, राइट, तो वहां तक क्या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, राइट। तो वहां पर हमको क्या होता है, वहां पर हमें एक्सीलरेशन से डील नहीं करना है, राइट। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाती है इस तरीके की प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए, तो बेसिकली वर्क क्या होता है, अब देखिए डेली लाइफ में वर्क बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में वर्क तभी आप बोलेंगे, फिजिक्स में आप वर्क हो रहा है ऐसा तभी बोलेंगे जब किसी बॉडी पर अगर मान लीजिए फोर्स लग रहा है, किसी बॉडी पर अगर मान लीजिए फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं। किसी बॉडी पर अगर मान लीजिए फोर्स लग रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है कैपिटल F, और इस फोर्स की डायरेक्शन में सपोज अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है S, इस फोर्स की वजह से इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है S। तो हम सिंपली क्या लिख देते हैं, हमारा वर्क क्या होता है, F इंटू S, ठीक है, F इंटू S। अब देखिए, अगर सपोज बॉडी पर फोर्स आपका कुछ ऐसे लग रहा है, ठीक है, अब आप खुद एज्यूम करिए, अगर आप किसी ब्लॉक को इस तरीके से इस तरफ खींच रहे हैं, ठीक है, कोई फोर्स लगा रहे हैं जो जिसकी वजह से आप ब्लॉक क्या हो रहा है, आगे आ रहा है। तो ब्लॉक ऑब्वियसली, ब्लॉक में सिर्फ ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, ठीक है। ये आपका ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स आपने इस तरफ लगाया था। अब इस केस में क्या होगा आपका वर्क, तो इस केस में हम जानते हैं वर्क क्या होगा, वर्क हमेशा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे, लेकिन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होगा वर्क, लेकिन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, F cos थीटा। तो यहां पर होगा F cos थीटा इंटू S, राइट। तो जिसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं क्या है, Fs cos थीटा। अब देखिए, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, फोर्स, जो कि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर आपस में प्रोडक्ट हो रहा है तो वो प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, वो किसी वेक्टर को ही प्रोड्यूस करेगा, है ना, जो उससे नई क्वांटिटी आएगी। अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो जो नई क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी हमारी, वो भी वेक्टर होगी। बट यहाँ पर जो ये नई क्वांटिटी आ रही है, ये क्या है, ये स्केलर है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, वर्क का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो ये स्केलर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमेशा हमको क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली F डॉट S, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो ये क्या आएगा, Fs cos थीटा, ठीक है। तो हमारा वर्क क्या होता है, बेसिकली वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए, ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट है,
तो अकॉर्डिंगली देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, वर्क हमारा डॉट प्रोडक्ट हमारा देखिए क्या हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है ये एंगल थीटा पे, ठीक है। जब कॉस थीटा 1 हो, राइट, मतलब कॉस थीटा का 1 तो तब तो मैक्सिमम वर्क हो जाएगा, ठीक है, अलग बात है। लेकिन वर्क हमारा कब कब पॉजिटिव हो सकता है, कब कब जीरो होगा और कब कब नेगेटिव हो सकता है, ये हमें देखना है, ठीक है। वर्क डन बाई एनी फोर्स, किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क, ठीक है, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखिए पॉजिटिव कब होगा, अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, मेन है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन जीरो है, कॉस थीटा अगर हमारा क्या है, देखिए कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन 1 है, या तो ऐसा कब हो सकता है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन जीरो लेकिन लेस देन 1, तो थीटा आपका क्या हो, थीटा आपका 0 से π/2 के बीच में होगा, थीटा आपका 0 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। थीटा है क्या, थीटा सिर्फ एक एंगल है एफ और एस के बीच में, ठीक है। अगर ये 0 से π/2 है तो क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क भी हमारा पॉजिटिव होगा। ये सिर्फ एक ही केस में मिलेगा, ऐसा केस अभी कि हमारा वर्क डन 0 हो गया, तो ऐसा केस हमको कब मिलेगा, जब थीटा हमारा क्या हो π/2, क्योंकि कॉस थीटा 0 हो सकता है, कॉस थीटा 0 हो जाएगा कब, जब थीटा π/2 होगा, और नेगेटिव ऑब्वियसली कब होगा, जब हमारा थीटा कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा, मतलब कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री, तो हमारा क्या होगा, हमको जो वैल्यू मिलेगी वर्क की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, राइट। तो इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो देखिए, द वर्क डन बाय पुलिंग, वर्क डन बाय पुलिंग, ठीक है। इस स्टेशन पे सपोज अगर कुली कुछ उठा के कुछ भी लगेज, किसी लगेज अगर उठा के हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या होगा, फोर्स तो लगेज पे कुली ने क्या लगाया, अपवर्ड, ठीक है, फोर्स लगेज पे कुली ने क्या लगाया, अपवर्ड, अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी उसने फोर्स लगाया अपवर्ड, ठीक है। लेकिन वो जा किस तरफ रहा है, आगे की तरफ, ठीक है, जा किस तरफ रहा है, इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का किस तरफ हो रहा है, इस तरफ। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए मैं आपसे फोर्स, अगर इस डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए मैं आपसे वर्क डन पूछ रहा हूँ, वर्क डन बाय द पुली, तो वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहीं पर अगर वर्क डन बाय द पुली अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करता हूं, तो देखिए जब लगेज उठाएगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ही उठाएगा, ठीक है। तो अब देखिए वर्क डन बाय द पुली, जो देखिए पुली क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जो भी फोर्स लगा रहा है, दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, अगर हाइट h है, तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स। लेकिन वर्क डन बाय द पुली अगर मैं सिंपली बोलूं, इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस, या फिर पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक ले जाता है स्टेशन पे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट में, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसिंग द बॉडी, द वर्क डन बाय द पुली इन डिस्प्लेसिंग द लगेज हॉरिजॉन्टली, वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कोई फोर्स, ठीक है ना, अगर वो बॉडी को उठा, लगेज को उठा के ले जा रहा है, अगर लगेज को पुश करके ले जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो ऑब्वियसली पुश करने में फोर्स देखिए इस तरफ लगेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, वो कुछ ना कुछ होगा, आई मीन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी वर्क, वो आपका वर्क होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन किस केस में वर्क डन बाय द पुली 0 होगा, ठीक है, वो आप समझ चुके हैं, राइट। अब देखिए आपका
जो अगर सपोज आपका जो है फोर्स, अगर आपका ये फोर्स क्या है, 3 डायमेंशनल फोर्स है। 3 डायमेंशनल फोर्स है मतलब कि इसके 3 कंपोनेंट होंगे। अगर आपका फोर्स 3 डायमेंशनल है मतलब इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। सिमिलरली अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके भी 3 अगर कंपोनेंट है, एस एक्स आई कैप, एस वाई जे कैप, एफ जेड के। तो आई थिंक इस केस में आपको एफ डॉट एस करना आता है, राइट। अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि वर्क डन डब्ल्यू एक्स अलग होगा, डब्ल्यू वाई अलग, डब्ल्यू जेड। क्यों? क्योंकि वर्क क्या है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो उसके अलग अलग कंपोनेंट नहीं होंगे एक्स वाई जेड एक्सेस पे, एक्स वाई जेड एक्सेस के अलावा, ठीक है। क्योंकि वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास अपना टोटल एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो एफ डॉट एस इस केस में कैसे निकालते हैं? सो इस केस में डब्ल्यू आपका क्या हो जाएगा, एफ डॉट एस आप करेंगे तो आई आई कैप, ठीक है, आई डॉट जे 90 डिग्री हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ये आपका इस तरीके से वर्क आएगा अगर आपको वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी है। अब चलिए अब देखते हैं वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। मतलब कि जैसे हमारे पास अगर ग्रेविटी है, ठीक है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन, तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है, या वर्क डन बाय द फ्रिक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों केस में बस साइन चेंज हो जाता है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट। तो उसको देखते हैं हम क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला लेते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब देखिए ये जैसे एक मिसकॉन्सेप्शन है, मिसकॉन्सेप्शन मतलब ये समझ सकते हैं एक गलत फहमी है अगर क्या होती है कि फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, ठीक है। तो वो हमने देखा फ्रिक्शन इज नॉट नेसेसरली हमेशा अपोज नहीं कर, मोशन को नहीं अपोज करता फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करेगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर जनरली क्या माना जाता है कि फ्रिक्शन के द्वारा किया गया फोर्स, फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क कैसा होगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। मतलब ऐसा मानना होता है कि अगर बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस हो रही है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसलिए वो हमेशा नेगेटिव आ जाएगा, आई मीन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। बट ऐसा नहीं है। हम 3 केसेस देखेंगे जिसमें फ्रिक्शन के द्वारा फ्रिक्शन को द्वारा किया गया फोर्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जीरो वाला देखिए, सपोज यहां पर कोई ब्लॉक रखा था, ठीक है, यहां पर कोई ब्लॉक रखा था और आप इस तरफ इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है, आप इस तरफ इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए क्या होगा, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर फोर्स भी लग रहा है, लेकिन अभी क्या है, अभी हमारा स्टैटिक रीजन में है, ठीक है, स्टैटिक रीजन में है। तो देखिए वर्क डन बाय स्टैटिक, अगर आपसे कभी भी अगर आपका फोर्स 0 आ रहा है तो मतलब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अभी स्टैटिक रीजन वाला फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, हिंदी में जिसको हम लोग स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। तो अभी स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ फोर्स तो लग रहा है, लेकिन क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या है, 0 है, राइट। ये क्या है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखिए पॉजिटिव किस केस में होगा, देखिए नेगेटिव तो मोस्टली अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने क्या करा था, 2 बुक का एग्जांपल लिया था, राइट, 2 बुक का एग्जांपल लिया था। सपोज ये स्मूथ है अभी सरफेस,
ये सरफेस स्मूथ है, ये बुक ए है और ये बुक बी है, ठीक है, ये बुक ए है, ये बुक बी है। अब देखिए ये सरफेस स्मूथ है, आप क्या करो, सपोज आपने इधर फोर्स लगाने स्टार्ट किया एफ, आपने इस तरफ फोर्स लगाने स्टार्ट किया एफ, राइट। तो अब देखिए क्या होगा, यहां तो सरफेस स्मूथ है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, लेकिन फ्रिक्शन कहाँ आएगा, ए और बी के बीच वाली सरफेस पे, क्योंकि ये हमने रफ माना है। तो यहां पर इस एरिया में फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर मैं बी पर देखूं फ्रिक्शन और ए पर देखता हूं, चलिए, तो ए पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा होगा, देखिए बी को क्या लगेगा, बी को लगेगा ए आगे की तरफ टेंडेंसी है, जैसे ही आपने ये फोर्स लगाया ए की टेंडेंसी आगे जाने की होगी, ठीक है, ए की टेंडेंसी, दोनों पहले रेस्ट पे थे, अब ए की टेंडेंसी जब आगे जाने की होगी तो बी इसके आगे जाने, बी की जो ये सरफेस है ये इसको अपोज करेगी, तो ए पर जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। और ये जो ये क्या होगा, ये देखिए, अब ये अगर मैं इस पॉइंट पे ऐसा कुछ मान लूं कि अभी इनिशियली क्या हुआ, ये फोर्स, इस फोर्स की वजह से ये दोनों बॉडी मूव करने लगी, लेकिन यहां पर ए और बी में क्या है, ए और बी में टेंडेंसी है, मतलब देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, पर रिलेटिव मोशन एग्जैक्टली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों बॉडी अभी एक साथ ही चल रही है, दोनों बॉडी में वो कंडीशन मान रहा हूं कि अभी ये स्लिपेज स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रही है इस सरफेस पे, तो ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, राइट। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन आपका ये जो एफएस होगा ये ए पर इस तरफ लगेगा, लेकिन ए का डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली किस तरफ होगा, आगे की तरफ, ए का डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली किस तरफ होगा, आगे की तरफ, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क बाई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ऑन ए, ऑन बुक ए, मतलब जो नीचे वाला बुक है उस पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अब बी देखिए, बी क्या है, मैंने जो कंडीशन मानी है वो क्या है, दोनों ब्लॉक अभी एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब वहां पर टेंडेंसी तो है इस सरफेस में, इस सरफेस के बीच में टेंडेंसी टू टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन है, लेकिन एग्जैक्टली अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर ये बी इसके साथ आगे जाएगी। अच्छा, बाय थर्ड लॉ ए बी पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ, और बी का डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हो रहा है, आगे की तरफ। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बुक बी, अगर मैं लिखूं तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बुक बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, रिफर टू दिस डायग्राम, ठीक है। देखिए कभी यहां पर टर्म ये भी हो सकता है, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, वर्क डन बाई द फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन अगर मैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स की बात करूं तो देखिए अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या हो गया, अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है, तो अब उसके फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वो कोई एक्सटर्नल एजेंट। तो अब ये जो वर्क पूछ रहा है वो किसके द्वारा पूछ रहा है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बट अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये अगर ए पे पूछ रहा है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए, तो वो क्या हो जाएगा भाई, इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव हो जाएगा, आई मीन डायरेक्शन नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अब ये वर्क कौन कर रहा है, देखिए एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगा, फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। तो वो जो आपका या तो एक्यूट एंगल आ जाएगा, राइट, अगर इस टाइप का फोर्स है तो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, अगर फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल है तो एंगल 0 होगा, राइट। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा, अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स जो आएगा वो कैसा आएगा, वर्क पॉजिटिव आएगा, लेकिन किसके लिए, बुक ए के लिए, बुक ए के लिए कौन वर्क कर रहा है, एफ,
तो वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो अगेंस्ट कभी भी आ जाता है वर्ड, तो उसका मतलब क्या है, बाई द फ्रिक्शन फोर्स आप देख रहे हैं तो फिर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, लेकिन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स अगर वर्क देख रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है एक्सटर्नल फोर्स, उसके ऑपोजिट में डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट में फोर्स लगाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, एफ आर इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। उसकी वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, एफ आर फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, कब, जब अगेंस्ट। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या हो, ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो। सपोज अगर मैं अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, तो सपोज ये आपकी जो बॉडी है, ठीक है, इस पर ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है, कैपिटल एफ, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, और इस पर जो फ्रिक्शन है वो किस तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ, ठीक है। हो सकता है कि ये फोर्स एफ जो है इज ग्रेटर देन एफ आर, एफ जो है इज ग्रेटर देन एफ आर, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, एफ इक्वल टू एफ आर, ये दो केस हो सकते हैं, ये दो केस हो सकते हैं जिनमें बॉडी में मोशन आ जाएगा, ये दो केस हो सकते हैं जिनमें बॉडी मूव करेगी, ठीक है। तो पहला केस एफ इज इक्वल टू एफ आर, तो यहां पर देखिए वर्क डन बाई एफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट एफ आर, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स एफ, ये इक्वल हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। लेकिन यहां पर देखिए क्या होगा, वर्क डन बाई एफ इज मच ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन हटा दीजिए, ठीक है, हम सिंपल बात कर रहे हैं कि एफ इज ग्रेटर देन एफ आर है, तो उस केस में वर्क डन बाई एफ भी क्या होगा, ग्रेटर देन वर्क डन बाई वर्क डन अगेंस्ट एफ आर। देखिए दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट कौन वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन जब एक्सटर्नल एजेंट सिर्फ उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना फ्रिक्शन फोर्स है, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप F इंटू एस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इसकी तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, राइट, क्योंकि जब मोशन होगा तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब इस केस में देखिए क्या होगा, F इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अगर आपसे इस केस में पूछा जाता है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ, तो आप यहां पर क्या देंगे, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू के साथ एफ आर इंटू एस देंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, क्योंकि अगर आपने एफ इंटू एस दे दिया कैपिटल, तो देखिए वो ज्यादा होगा इस केस में, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स अब तक पूछा जाता है, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स जो वर्क हो रहा है वो कर तो यही रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो एफ आर इंटू एस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसमें देखिए पहला एक केस लेते हैं, जिसमें सपोज आपकी जो बॉडी है ऑफ मास m, ठीक है, बॉडी ऑफ मास m जो है, ये देखिए नीचे
कितना डिस्प्लेसमेंट इसमें हो जाता है, सपोज इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है h, ठीक है। तो देखिए इस पर ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हुआ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये क्या होगा, वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखिए अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन की बात करूँ तो देखिए ये अगर सेम नीचे की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस mgA, और अगर नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूँ तो प्लस mgA, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि मैं डायरेक्शन, लेकिन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और F डॉट एस होगा Fg डॉट एस, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्या होगा, Fg डॉट एस। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट देखूं तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर अपनी डिफाइन करूं तो ये देखिए ये x है, ये y, ठीक है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों किस तरफ है, माइनस जे कैप की तरफ है, ठीक है, x i कैप जे कैप, तो माइनस जे कैप की तरफ है। तो हमारा जो Fg होगा, Fg क्या होगा, बेसिकली जो हमारा Fg होगा वो होगा माइनस mg जे कैप, ठीक है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट फैक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस h जे कैप, ठीक है। यहां पर वैल्यू पुट करिए, आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, आपका वर्क डन आ जाएगा माइनस mg जे कैप डॉट माइनस h जे कैप, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, जे कैप, ठीक है, और ये क्या दे देगा आपको, mg। तो वर्क एक्चुअली क्या आएगा, वर्क आपका क्या आएगा, वर्क आपका mgh ही आएगा, ठीक है, माइनस mgh नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन नीचे की तरफ नेगेटिव ली है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो नेगेटिव नहीं आएगा वर्क, वो आई थिंक नेगेटिव लिखा था कि नीचे डायरेक्शन होगी, क्योंकि वर्क तो हमारा क्या है, वर्क हमारा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव किस पे डिपेंड करता है कि हम लोग बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी देख रहे हैं या अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी देख रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन चेंज हो जाती है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की, ठीक है, तो वो एंगल चेंज हो जाता है, तो कॉस या तो कॉस 180 हो जाता है, या अगर कॉस 180 हो गया तो माइनस आ जाता है, और कॉस 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में एंगल क्या है, 0, तो ये हमेशा क्या आएगा, F डॉट एस क्या आएगा, वो कैसा आएगा, फिलहाल ऐसे केस में, ठीक है। तो ये mgh आ जाता है हमारा। सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस देखिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा 3D आप समझिएगा, ठीक है, z एक्सिस भी ले रहे हैं। तो सपोज आपका ये ये आपका क्या है, एक 3D स्पेस मैंने बनाया है, ठीक है, और ये समझिए ये वो प्लेन है जिसपे ये आपका क्या है, ये आपका एक प्लेन है, ये आपका आप अपने रूम में भी कंसीडर कर सकते हैं कि आपकी एक एज से, दीवार की एक एज से आप देखिए और नीचे की अपोजिट दीवार की दूसरी एज को मिला दीजिए, ठीक है। सामने वाली दीवार की ऊपर वाली एज जो है, ऊपर वाली जो लाइन है, उससे आप क्या करिए, अपोजिट दीवार की नीचे वाली लाइन को मिला दीजिए, तो ये एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है, ये एक प्लेन बन जाएगा, ये एक प्लेन बन जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर इस पे मोशन कैसे कंसीडर कर रहा हूं, इस पे मैं मोशन कंसीडर कर रहा हूं कि सपोज ये बॉडी जो है, ये बॉडी ये यहां से अंडर ग्रेविटी स्लाइड करेगी इस तरफ, ठीक है। तो यहां से अंडर ग्रेविटी जब स्लाइड करके इस तरफ आती है, राइट, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जा रही है, राइट, अपोजिट कॉर्नर, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है,
एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स इसके चेंज हो रहा है, मतलब तीनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्स में भी हो रहा है। ये बॉडी या इस कॉर्नर से अगर इस कॉर्नर तक आ रही है या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जा रही है, जो भी लीजिए, तो सपोज इस कॉर्नर से इस कॉर्नर आ रही है, तो देखिए इस पोजीशन और इस पोजीशन को देखिए, इसमें क्या है, एक्स वाई जेड तीनों में डिफरेंस है, इनके एक्स वाई जेड इन दोनों पॉइंट के एक्स वाई जेड तीनों में डिफरेंस है। तो मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट अब कैसा है, 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मैं अब 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिख रहा हूं बॉडी के, सपोज बॉडी का 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा एक्स आई कैप। ठीक है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। ठीक है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरफ लग रहा होगा, भले बॉडी यहां से इस तरफ, ये बॉडी यहां से ऑपोजिट जा रही है। ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जा रही है। ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में जा रही है, लेकिन पूरे मोशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी वो तो नीचे ही लगेगा। ठीक है, तो एफ जी हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एफ जी हमारा हो जाएगा माइनस एम जी जे कैप। ठीक है, माइनस एम जी जे कैप। अब थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा देखिए, अब ऊपर से नीचे स्लाइड हो रही है ना, तो देखिए डेल्टा वाई नीचे की तरफ होगा, डेल्टा वाई क्या है, नीचे की तरफ है, तो माइनस का आएगा, ये माइनस डेल्टा वाई जे कैप आएगा। ठीक है, अब जेड एक्सिस पे वो कुछ भी हो सकता है, सपोज हमने अगर इस तरफ पॉजिटिव लिया है, तो अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आ रहा है बॉडी देखिए स्लाइड करके किस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आ रहा है, तो जेड एक्सिस में किस तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस में किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ, पॉजिटिव है। लेकिन वाई एक्सिस में देखिए नीचे आ रहा है, तो वाई एक्सिस में अकॉर्डिंग टू हमारे कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये माइनस ही होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं वर्क बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालूं, ठीक है, तो देखिए वो क्या आएगा, वर्क बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका आएगा एफ जी डॉट एस। ठीक है, तो एफ जी क्या है, माइनस एम जी जे डॉट, अब एस इतना बड़ा है, आप देखिए जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई कैप जे कैप इनका डॉट प्रोडक्ट 0 ही हो जाता है। ठीक है, जे कैप के कैप डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि एंगल 90 डिग्री कॉस 90 0 होता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई क्या होते हैं, सेम कोऑर्डिनेट्स वाले यूनिट वेक्टर, तो जे कैप डॉट जे कैप दैट विल बी 1। ठीक है, तो माइनस एम जी इंटू माइनस डेल्टा वाई। अच्छा, अब अगर डेल्टा वाई मैं एच के बराबर मान लू, ये हाइट सपोज एच ही है, ये हाइट अगर हमारी क्या है, एच है, तो डेल्टा वाई हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली एच हो जाएगा। चलिए, डेल्टा वाई हमारा क्या है, बेसिकली सपोज एच है, दिस इज डेल्टा वाई। तो सबसे पहले देखिए जो एफ जी डॉट एस आएगा, क्या एफ जी डॉट एस आएगा माइनस एम जी इंटू माइनस डेल्टा वाई, तो ये हो जाएगा प्लस एम जी डेल्टा वाई। वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, और बॉडी अगर नीचे आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट और वो दोनों इन द डायरेक्शन हो गए, सेम डायरेक्शन हो गए, तो ये देखिए क्या है, एम जी एच। सेम आया जो हमारा पिछले केस में आया था, जबकि पिछले केस में क्या था, बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी, लेकिन चेंज डिस्प्लेसमेंट क्या था, सेम था, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही थी, डिस्प्लेसमेंट सेम था। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं आ रही है, क्या हो रही है, ये थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आ रही है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सेम है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सेम है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है।
तो मैं यहां से देख सकता हूं कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसा है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैसा है, वो भी हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ऐसे फोर्सेस को, जिन फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क सिर्फ और सिर्फ स्टेट फंक्शन होता है, मतलब कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट, इनके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दोज वर्क आई मीन दोज फोर्सेस whose work, आप इस तरीके से कह सकते हैं, whose work does not depend upon path followed. Those forces whose work does not depend upon the path followed, है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस हम बोलते हैं। ठीक है, और जब हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कहीं लग रहा है, किसी भी बॉडी पे अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है, तभी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आता है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब हमारा फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव हो। अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है तो उनके द्वारा किया गया वर्क कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में नहीं आएगा, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, राइट, फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन का वर्क पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन का वर्क आप जितना लंबा पाथ लेंगे, राइट, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, और उसके द्वारा किया गया वर्क कभी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, भले वर्क पॉजिटिव हो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारा कब आता है, सिर्फ और सिर्फ उस केस में जिस केस में हमारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव हो। और कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जस्ट लाइक अभी हमने देखा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, राइट। तो अगर वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो वर्क डन बाय सच फोर्सेस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो वर्क डन बाय सच फोर्सेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये केस 2 था जो पिछला अभी किया, तो आप ये लिख सकते हैं केस 1 केस 2 में हमको क्या मिलता है, सेम वर्क डन बाय द ग्रेविटी मिल रहा है, जबकि पाथ हमारा चेंज हो गया, लेकिन इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट था वो सेम था। ठीक है, तो वी कैन से कि ये जो हमारा फोर्स है ये कंजर्वेटिव है। ठीक है, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस will be zero. Work done by conservative forces will be zero if initial and final state are same. If initial and
फाइनल स्टेट आर सेम, राइट। स्टेट मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन भी आप बोल सकते हैं, अगर वो सेम है तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हो जाएंगे, 0। देखिए अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी अगर कभी बात की जाए, ठीक है, तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी से फिर से कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन करेगा, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? तो देखिए सबसे पहले तो जब बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी खुद ही फोर्स कर रहा है। जब बॉडी गिर रही है, ठीक है ना, जब बॉडी फॉलिंग स्टेट में है तो फॉलिंग स्टेट में तो ग्रेविटी खुद ही वर्क कर रहा है, तो किसी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कब आएगा, जब बॉडी को हमको नीचे से, राइट, जब बॉडी को हमको कहां ले जाना हो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की बात हम बाद में करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, लेकिन अभी ये समझिए जब बॉडी को हमें नीचे से ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो उसके वेट के अगेंस्ट काम करना है। वेट क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो उसके वेट के अगेंस्ट काम करना है, ठीक है। तो अगर मुझे उसके वेट के अगेंस्ट काम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट ही काम करेगा। तो अब इस केस में देखिए क्या होगा, सपोज इस बॉडी का मास m है और इसको कितनी हाइट से मैंने डिस्प्लेस कर दिया है, h, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका देखिए क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट अब h ऊपर की तरफ है, ठीक है, और फोर्स mg नीचे की तरफ है। तो अब इस केस में अगर मैं आपसे वर्क डन बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछता हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस mg जे कैप डॉट h जे कैप, h पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस mg h, माइनस mg h हो गया। लेकिन अगर वर्क डन इस केस में अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपसे कोई पूछता है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन वर्क करेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, ठीक है। तो अब देखिए एक्सटर्नल एजेंट फिर कोई दो केस बन सकते हैं कि F इज ग्रेटर देन mg या फिर F इज इक्वल टू mg। तो सेम हमारा जो फ्रिक्शन में हमने देखा, सिमिलरली हम इसका आंसर इस केस में भी देंगे। बट ये समझिए वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा क्या, वो आपका हो जाएगा प्लस mgh। प्लस क्यों, क्योंकि ये जो एक्सटर्नल फोर्स का पार्ट होगा वही कर रहा है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा वो कौन सा होगा, कैपिटल F, आई मीन ये रेड वाला फोर्स जो एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, ठीक है। तो इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, राइट, प्लस mg। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम कल अब देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और आगे की एनालिसिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।